हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर की जो साइंस की क्लास में करा रही हूँ, उसमें आपको जो मैंने लास्ट में टॉपिक शुरू किया था वो था आपका धातु कर्म। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है क्योंकि सीधी सी बात है, अयस्क से हमें शुद्ध धातु प्राप्त करनी है। काफ़ी सारी प्रोसेस रहेंगी इसमें और उनको एक क्लास में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए मैंने करा भी दिया तो आप लोगों की समझ में वो कुछ आने वाला नहीं है। अब क्वेश्चन सीधे पूरा आपका धातु कर्म से नहीं पूछते कि धातु कर्म की सारी प्रक्रिया लिखो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके सेमेस्टर में। हाँ, उनमें जो जो प्रक्रिया आई हुई हैं उनको अलग अलग से पूछ लेते हैं। जैसे निस्तापन क्या होता है, अगर आपने क्लास देखी है लास्ट वाली तो आपको वर्ड समझ में आ रहा होगा। निस्तापन क्या है, भर्जन क्या है, प्रगलन क्या होता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग से आपसे पूछ ली जाती हैं। क्लास शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिससे जो भी आपकी क्लासेस रहेंगी वो आपको मिलती रहेंगी। साथ साथ जो पहले से जुड़े हुए हैं वो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत किया करो, ठीक है? चलो शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। सबसे पहले हम शुरू करते हैं धातु कर्म से। वापस रिवाइज करते हुए चलेंगे ना तो चीज़ें हमको क्लियर रहेंगी। धातु कर्म से ही हम उठाएंगे। धातु कर्म था क्या? तो धातु कर्म एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के द्वारा हम अयस्क में उपस्थित, जो भी अयस्क हम ले रहे हैं, इस अयस्क में उपस्थित शुद्ध धातु को अलग कर देंगे। साथ साथ जो भी इस अयस्क में अशुद्धियाँ होंगी उन अशुद्धियों को हम अलग कर देंगे, ठीक है। इन अशुद्धियों का मैं यहाँ दूसरा नया नाम भी लिख रही हूँ जिसका नाम है अधात्री या फिर मैट्रिक्स के नाम से भी इन अशुद्धियों को जाना जाता है। इन अशुद्धियों का ही दूसरा नाम है अधात्री या फिर मैट्रिक्स। अब ये जो प्रोसेस है पूरी धातु कर्म, इसके कुछ पद भी हैं जिसमें सबसे पहला पद आपका आता है कि जो भी अयस्क लेंगे उस अयस्क को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, साथ साथ उसको पीस लेंगे। सेकेंड स्टेप आता है कि इस पिसे हुए अयस्क का करेंगे सांद्रण। जो पिसा हुआ अयस्क हमको प्राप्त होगा उस पिसे अयस्क का करना पड़ता है सांद्रण। और सांद्रण की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? मेरे नाम लेती है आपके एकदम माइंड में वो आनी चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहली विधि है हमारी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरी विधि है हमारी फेन प्लवन विधि और तीसरी विधि है हमारी चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये 3 विधियां हैं आपके अयस्क को सांद्रित करने की, चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है, जब हमने ये कर लिया तो यहाँ से हमको सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाता है और उस सांद्रित अयस्क का हम क्या करते हैं थर्ड स्टेप में, उसका हम करेंगे धातु का निष्कर्षण। ये धातु का निष्कर्षण वाली जो आपका स्टेप है इसमें हमको लगभग 98% या 95% के अप्रॉक्स हमको शुद्ध धातु मिल जाती, लगभग शुद्ध धातु मिल जाती है। धातु के निष्कर्षण के भी आपके पद हैं। इसमें सबसे पहला है आपका निस्तापन, जो इसकी विधि रहेगी निस्तापन रहेगी, और उसके बाद रहेगी भर्जन, और फिर हम इसमें करते हैं आगे प्रगलन। तो प्रगलन की जो क्रिया है, इस प्रगलन की क्रिया के बाद हमको लगभग एक शुद्ध धातु मिल जाएगी। जैसे कॉपर का अगर हम कॉपर का अयस्क ले रहे होंगे तो यहाँ पर लगभग कॉपर की शुद्ध धातु मिल जाएगी। अगर आयरन का कर रहे हैं तो लगभग आपको आयरन मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जो बची खुची अशुद्धि होगी उसको हम कंप्लीट करते हैं लास्ट स्टेप में, जो है धातु का शोधन, ठीक है। क्या है? धातु का शोधन। यहाँ हमें पूर्णतः आपकी शुद्ध धातु मिल जाएगी। हमने कौन कौन से स्टेप कर लिए थे? ये स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं, ये भी और ये भी। आज हम पढ़ेंगे धातु का शोधन और साथ साथ जो प्रगलन की क्रिया में जो वर्ड यूज़ हुए थे उनका नया नाम जो भी रहेगा उसकी परिभाषा देख लेते हैं। पिग आयरन को मैं आपको समझा चुकी हूँ लास्ट क्लास में ही, क्या होता है एक बार फिर बता देते हैं कि पिग आयरन का मतलब क्या है कि आयरन इसमें लगा हुआ है, इसका मतलब कि आयरन को हम शुद्ध कर रहे होंगे। जब हम लोहे के अयस्क को शुद्ध करते हैं, उसमें से शुद्ध धातु को निकालने के लिए प्रक्रिया करेंगे, तो प्रगलन की क्रिया के बाद हमें एक गलित लोहा प्राप्त होगा। प्रगलन की क्रिया के बाद क्या होती है? जो भी धातु मिलती है वो गलित अवस्था में होती, पिघली अवस्था में होती है। तो प्रगलन की क्रिया के बाद हमको गला हुआ लोहा या पिघला हुआ लोहा प्राप्त होता है। उस पिघले हुए लोहे को ही हम कच्चा लोहा या फिर पिग आयरन के नाम से जानते हैं, ठीक है।
महत्वपूर्ण परिभाषाओं में सबसे पहली आपकी परिभाषा है गालक की। गालक के साथ आपका कोक भी आ सकता है, कोक या गालक किसे कहते हैं। तो प्रगलन की क्रिया में हमें पता है कि जो अयस्क होता है उसको गलाना पड़ता है, और उसको गलाने के लिए जो हम उसमें यूज़ करते हैं वो है कोक और गालक। तो अयस्क के साथ में कोक व गालक को मिलाते, तो गालक की परिभाषा क्या बनेगी कि गालक वह पदार्थ है या कोक वह पदार्थ है जो अयस्क को गलाने में सहायता प्रदान करता है, जिसकी वजह से क्या है, अयस्क गल जाता है, अशुद्धियाँ भी उसमें गल जाएंगी। धातुमल क्या होता है, तो गालक अगलनीय अशुद्धियों के साथ जुड़ करके उनको गला देगा, और जो गलित पदार्थ बनेगा वही कहलाता है धातुमल। यानी कि जो अशुद्धियाँ अयस्क में होंगी और गालक दोनों मिल जाएंगे तो पिघली हुई अशुद्धि बन जाएगी और वही न बाहर निकल जाएगी, वही गलित पदार्थ क्या कहलाता है, धातुमल। और यहाँ पर इसी प्रोसेस में आपको प्रगलन की प्रोसेस में धातुमल भी मिलता है और साथ साथ गलित धातु भी मिलती है। ठीक है, गली हुई धातु भी यहीं पर प्राप्त हो जाती है। धातुमल हम अशुद्धियों वाले उसको कहेंगे। ठीक है, अधात्री या मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो अधात्री या मैट्रिक्स हम बोलते हैं अशुद्धियों को। अयस्क में जो भी रेत के कण या मिट्टी के कण या अशुद्धियाँ मिली होंगी उन अशुद्धियों को हम बोलेंगे अधात्री या मैट्रिक्स। केमिस्ट्री में या साइंटिफिक वर्ड क्या है इसके लिए, अधात्री है। ठीक है, जो अशुद्धियाँ हम बार बार यूज़ कर रहे हैं वो है क्या, वो अधात्री है। गैंग बोल देते हैं उसको, मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। और अयस्क के लिए आपको जो वर्ड मिलेगा वो चार्ज या धान, इस टाइप का वर्ड आपको अयस्क के लिए यूज़ करना पड़ेगा आगे। अब हमें क्या करना है, प्रगलन की क्रिया हम कर चुके हैं, गलित धातु प्राप्त हो गई। अब हमें करना है धातु का शोधन, और धातु का शोधन करने के लिए हमारे पास विधि होती है विद्युत अपघटन विधि। विद्युत अपघटन विधि क्या करते हैं इसमें कि प्रगलन की क्रिया से प्राप्त धातुओं की अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग करेंगे। किस विधि का, विद्युत अपघटन विधि का। देखो इस विधि को चित्र से मैं समझाऊंगी कि एक इस तरीके का आपका टैंक बना होता है, ये आपको टैंक दिख रहा होगा ये वाला। ठीक है, इस टैंक में हम क्या करते हैं, दो छड़ें लगाते हैं। एक छड़ होगी हमारी किसकी, अशुद्ध छड़, यानी कि अशुद्ध धातु, सॉरी अशुद्ध छड़ यहाँ पर लिख दी, अशुद्ध धातु की छड़ होगी। ठीक है, धातु ऐड कर लेना, अशुद्ध धातु की छड़ होगी। और ये वाली छड़ कैसी होगी, शुद्ध धातु की छड़ होगी। ये वाली छड़ जो है वो शुद्ध धातु की है, और ये वाली छड़ जो है वो क्या है, अशुद्ध धातु की है। जो अशुद्ध धातु की छड़ है वो एनोड का काम करती है, और शुद्ध धातु की छड़ कैथोड का काम करती है। इस जो ये टैंक दिख रहा है, इस टैंक में हम एक विलयन को भरते हैं। जो विलयन क्या होगा, जिसमें जल होगा, और जिस अयस्क का हमने सांद्रण किया है उस अयस्क में जो भी धातु है उस धातु के किसी न किसी लवण का विलयन ले लेंगे। जैसे कॉपर अगर हम ले रहे हैं, कॉपर का करने जा रहे हैं शोधन, तो कॉपर सल्फेट और जल का विलयन ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, आयरन है तो आयरन का कोई लवण होगा उसका विलयन हो जाएगा, तो उसका हम विलयन ले लेंगे। और ये जो दोनों सेल हैं, इन दोनों सेलों को हम एक बैटरी की सहायता से जोड़ देते हैं। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी जाती है तो उस विद्युत धारा के प्रवाहित करने के बाद होता क्या है कि जो अशुद्ध वाली छड़ कौन सी थी, ये वाली। ठीक है, इस अशुद्ध छड़ में से क्या होगा, जैसे हमने मान लीजिए कॉपर पाइराइट वगैरह का निष्कर्षण करते हुए आ रहे हैं हम, तो कॉपर की ये छड़ होगी अशुद्ध वाली, तो यहाँ से कॉपर के आयन निकलते रहेंगे, जल में मिलते रहेंगे, और वो आयन क्या होगा, जाके ये जो शुद्ध छड़ है ना इसके ऊपर चिपकने लगेंगे। ठीक है, सारे के सारे जो धातु होगी शुद्ध, वो क्या होगी, ये जो शुद्ध धातु है वो शुद्ध वाली छड़ के ऊपर चिपकने लगेगी, और जो अशुद्धियाँ होंगी वो सारी की सारी अशुद्धियाँ यहाँ तली में बैठ जाएंगी। ठीक है, यही है हमारी विद्युत अपघटन विधि, और यहाँ से हम शुद्ध धातु को प्राप्त कर लेंगे। तो थ्योरी एक बार देख लीजिएगा, इसमें एक शुद्ध व एक अशुद्ध धातु की छड़ लेते हैं। शुद्ध धातु की छड़ जो है कैथोड का काम करती है और अशुद्ध धातु की छड़ एनोड का काम करती है। जब इन दोनों छड़ों को एक टैंक में जल व धातु लवण के विलयन में रखेंगे और बैटरी के द्वारा जोड़ देंगे, उसके बाद जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तब एनोड से जो धातु आयन होंगे वो निकलते रहेंगे और कैथोड पर शुद्ध धातु के रूप में जमा होते रहेंगे, और जो अशुद्धियाँ होंगी वो एनोड मड के रूप में क्या है, टैंक या तली की उसमें बैठ जाएंगी। तो उम्मीद है आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी कि पूरी की पूरी प्रक्रिया थी क्या, कि हमने क्या किया कि एक लिए अशुद्ध धातु की छड़, अशुद्ध धातु की जो हम प्रगलन की क्रिया के बाद धातु लेकर के आए थे उसकी हमने एक छड़ बना ली।
ठीक है। और एक हमारे पास क्या है, पहले से कोई शुद्ध धातु होगी उसकी छड़ बना ली, लेकिन धातुएं सेम होनी चाहिए। कॉपर कॉपर है, आयरन है तो आयरन होना चाहिए। ठीक है। जो शुद्ध छड़ होगी वो कैथोड का काम करेगी, अशुद्ध वाली एनोड का काम करेगी। इसको एक बैटरी के द्वारा हम जोड़ देंगे और जिस टैंक में रखेंगे उस टैंक में जो विलयन होगा वो कैसा होगा, वो विलयन हमारा जल और धातु के लवण का विलयन होगा। इस विलयन को ही हम बोलते हैं विद्युत अपघट्य। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड वाली जो छड़ है उसमें से क्या है, धातु आयन निकलते रहेंगे। इस एनोड छड़ से जब धातु आयन निकलते रहेंगे और धातु आयन कहाँ चिपकेंगे, जाके यहाँ से निकले जल में मिले और जल में मिलने के बाद जो शुद्ध छड़ है उस पर ऊपर ऊपर चिपकने लगेंगे और जो अशुद्धियाँ हैं वो अशुद्धियाँ सारी की सारी तली में बैठ जाएंगी और हम शुद्ध धातु को अलग कर लेंगे यहाँ से। ठीक है। चलिए, अगला स्टेप आपका है कि जो मैंने आपको प्रगलन की क्रिया पढ़ाई थी, निस्तापन और भर्जन की क्रिया पढ़ाई थी, ये तीनों जो आपकी हैं क्रियाएं, ये किसी न किसी भट्टी में होती हैं। तो कौन सी भट्टियां प्रयुक्त करते हैं उनको देख लेते हैं। धातु के निष्कर्षण में जो है वो आपकी प्रयुक्त भट्टियां कई सारी है। मफल भट्टी है, बैसेमर प्रवर्तक है, आपका परावर्तनी भट्टी है, वात्या भट्टी है, बहुत सारी भट्टियां हैं, लेकिन आपको सिर्फ 2 भट्टियां पढ़नी है, एक परावर्तनी भट्टी और दूसरी वात्या भट्टी। ठीक है। परावर्तनी भट्टी किसे कहते हैं, तो परावर्तन किसे कहते हैं क्या, परावर्तनी भट्टी क्या होती है, तो इसको मैं आपको बता दूं। कुछ इस शेप में आपको दिखेगी, शायद आपको यहाँ से समझ में आ रही हो परावर्तनी भट्टी। इस परावर्तनी भट्टी में क्या करते हैं, ये जो आपको दीवारें दिख रही हैं ये ईंटों की बनी होती हैं। ऐसी ईंटें जो अग्नि को यानी कि आग को सहन कर सकें। अग्नि सह ईंटों की दीवारें बनी होती हैं। इसमें ये आपका अयस्क रखा होगा जिसको हम चार्ज या अयस्क के नाम से जानेंगे। चार्ज बोलते हैं, मैंने अयस्क इसलिए लिख दिया था कि आपको इसको पहचान पाए कि यहाँ पर अयस्क रखेंगे, यहाँ पर हम ईंधन रखेंगे। ईंधन और अयस्क डायरेक्ट एक कांटेक्ट में नहीं होते, यानी कि अयस्क को सीधे सीधे आग नहीं मिलेगी। इसमें निस्तापन और भर्जन दोनों क्रियाएं कराई जाती हैं आपकी। अब हम करते क्या हैं, जब हम इसमें वायु को प्रवाहित करते हैं तो जो गर्म गर्म हवाएं हैं वो जाएंगी और उन गर्म हवाओं की वजह से इस अयस्क में जो भी अशुद्धियाँ होंगी, नमी की या फिर वाष्पशील अशुद्धियाँ हो गई, वो सारी की सारी अशुद्धियाँ यहाँ से होते हुए और इस चैम्बर से बाहर निकल जाएंगी गैसों की फॉर्म में। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर वेपर हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ से बाहर निकल जाती हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है अयस्क और ईंधन, ये चीज़ बस इसमें ध्यान रखना, इसका चित्र ध्यान रखना, क्योंकि परावर्तनी भट्टी का चित्र आ जाता है। तो यहाँ पर इसकी हम थ्योरी पहले देख लेते हैं कि परावर्तनी भट्टी क्या है। परावर्तनी भट्टी में ईंधन अलग स्थान पर जलाया जाता है जिससे अयस्क सीधे आग के संपर्क में नहीं आता है। यह भट्टी अग्नि से ईंटों की बनी होती है। इसमें अयस्क केवल गर्म गैसों के ही संपर्क में आकर क्या है, गर्म हो जाता है। परावर्तनी भट्टी में निस्तापन व भर्जन की क्रिया, दोनों ही क्रियाएं यहाँ पर कराई जाती हैं। अब इस भट्टी में होता क्या है ये आपको मैंने पूरा समझा दिया। यहाँ से जब हम वायु को प्रवाहित करेंगे भर्जन की क्रिया में तो क्या होगा कि वो जो आएगी, जो वायु आएगी उसकी वजह से क्या होगा, ईंधन जलेगा और जब ईंधन जलेगा तो यहाँ से गरम गरम गैसें उत्पन्न होंगी और वो गरम गरम गैसें क्या होंगी, इधर आते हुए क्या होंगी, इसको टच करेंगी, उस अयस्क को टच करेंगी और उस वजह से अयस्क में जो भी अशुद्धियाँ उपस्थित होंगी, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड की या कुछ ऐसी होगी वाष्पशील अशुद्धि, नमी की अशुद्धि, ये सारी अशुद्धियां जो होंगी वो गैसों के रूप में बाहर निकलती रहेंगी। ये है आपकी परावर्तनी भट्टी। मैं इसकी फुल जो आपको इमेज है वो दिखा देती हूँ, जिससे क्या है आप आराम से इसको जो है आप आराम से अपनी कॉपी पर बना सकें, ड्रॉ कर सकें। ठीक है। चलिए तो मैं आगे बढ़ती हूँ। अगली है आपकी वात्या भट्टी। वात्या भट्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट भट्टी है जो कि आपकी पूछी भी गई है, सचित्र वर्णन करने को करवाया गया था, इसको तैयार कर लेना अच्छे से। देखो वात्या भट्टी क्या होती है, छोटा सा चित्र यहाँ बना है कि जगह बची नहीं थी और टाइम भी मेरे पास था नहीं आज इतना। तो वात्या भट्टी में क्या होता है, वात्या भट्टी में हम प्रगलन की क्रिया कराते हैं। सबसे पहले वात्या भट्टी में क्रिया कौन सी कराते हैं, तो प्रगलन की क्रिया होती है। ठीक है। वात्या भट्टी जो है ये 3 भागों में बटी है। ये वाला भाग आपका ऊपरी भाग हो गया, ये इसका पूरा मध्य भाग हो गया और ये नीचे वाला हो गया भाग। ठीक है। ऊपरी भाग में क्या होता है, ऊपरी भाग में हम अयस्क को डालते हैं। ऊपरी भाग आपको एक कीपनुमा भाग दिख रहा होगा, इसमें हम क्या है अयस्क को डालेंगे और ये क्या है यहाँ से जो है ये कीप वगैरह लगी होती है जिससे धीरे धीरे अयस्क गिरे, एक साथ ना गिरे, धीरे धीरे अयस्क गिरेगा। ठीक है। ये जो आपका मिडिल वाला भाग है, ये वाला जिसको हम इस भट्टी की बॉडी बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं हॉपर।
ऊपर वाला जो भाग है, इतना भाग, इसको हम बोलते हैं हॉपर। बीच वाले भाग को इस भट्टी की बॉडी बोला जाता है। इस भट्टी की बॉडी में क्या है, पाइप लगे होते हैं। 2 तरीके के पाइप होते हैं। एक पाइप से तो हम गर्म गैसों को भेजते हैं, बहुत ही गर्म गर्म गैसें भेजी जाती हैं अंदर। और दूसरे पाइप से क्या है, जो बेकार गैसें होती हैं, अयस्क में भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना जो गैस बनाएंगी, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, आपकी गैस बन के निकलेगी, तो वो बेकार गैसें निकलती हैं ऊपर वाले पाइप के माध्यम से। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने आपको यहाँ बताया था कि अयस्क पिघल जाता है और अशुद्धियाँ भी पिघल जाती हैं। तो यहाँ पर जो अयस्क पिघलेगा उसमें से क्या होगी, धातु निकलेगी। वो धातु गलित होकर नीचे जमा हो जाएगी और उसको हम यहाँ से अलग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ भी नीचे वाली बॉडी में भी क्या होते हैं, 2 पाइप लगे होते हैं। एक पाइप से तो हम धातु को अलग करते हैं और दूसरे पाइप से हम धातु मल को अलग कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि अशुद्धियों वाला जो होगा ना वो अलग कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसकी पूरी प्रोसेस आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ कि हम क्या करेंगे। जो हमारे प्रगलन की क्रिया होगी वो इस भट्टी में कराई जाएगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा अयस्क है, उस अयस्क में हम गालक और कोक मिला करके इस भट्टी के ऊपरी भाग किसमें, हॉपर में रख देते हैं, जिससे धीरे धीरे क्या है, अयस्क नीचे जाने लगता है। अब इस भट्टी का जो मध्य वाला भाग है उसमें 2 प्रकार के पाइप लगे होते हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, एक पाइप से गर्म गैसों को भट्टी के अंदर भेजते हैं। ठीक है, इन गर्म गैसों से क्या होता है, अयस्क में रिएक्शन होंगी, जो भी अयस्क में धातुएं हैं, और उस रिएक्शन के बाद क्या है, बेकार की गैसें बाहर निकल जाती हैं और जो गलित धातु है वो नीचे इकट्ठी हो जाती है, जिसको हम अलग कर लेंगे और धातु मल दूसरे पाइप के द्वारा अलग कर लिया जाता है। ये पूरी प्रोसेस थी आपकी, और इसी प्रकार से आपको लिखनी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखनी है। वात्य भट्टी क्या है, इसका आकार एक चिमनी की तरह दिख रही है, चिमनी की तरह दिखती है। लगभग 25 से 26 मीटर ऊंची होती है और 12 से 14 मीटर के व्यास की होती है। 6 से 8 मीटर के व्यास की भी मिलेगी, क्योंकि 2 प्रकार की होती है, एक छोटी और एक बड़ी। ठीक है, इसकी बाहरी सतह पर इस्पात व अंदर की सतह जो है वो ईंटों की बनी होती है। ये जो सतह दिख रही है ना, अंदर वाली ईंटों की और बाहर वाली क्या है, इस्पात की बनी हुई है। अब इस भट्टी में 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला हॉपर, दूसरा भट्टी की बॉडी और तीसरा वॉशियर चूहा कह रही हूँ, यहाँ पर चूहा लिख दिया मैंने, चूल्हा लिखना चाहिए था। ठीक है ना, निचला भाग जिसमें पाइप लगे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉपर में क्या करते हैं, अयस्क व कोक व गालक को मिला करके उनके मिश्रण को रख देते हैं। मध्य भाग में लगे पाइप द्वारा हम गर्म गैसों को प्रवाहित करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो पिघली हुई धातु है वो नीचे भाग में आकर के एकत्रित हो जाएगी और उसको हम एक मार्ग के द्वारा गलित धातु को और दूसरे मार्ग के द्वारा धातु मल को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, शॉर्ट में आपको लिखनी थी, यहाँ पर आपको पूरा वैसी प्रोसेस नहीं लिखनी जैसे 10th में आपने कभी पढ़ी होगी। ठीक है, शॉर्ट में आपको लिखनी है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ज़्यादा इसमें ही टाइम डाल दोगे तो भी बेकार है आपके लिए। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस रही। हाँ, इसको साफ कर देती हूँ, जिससे आप लोग जो भी है चित्र वगैरह बनाना चाहें तो इसको बना सकते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, निस्तापन और भर्जन की क्रिया परावर्तनी में होती है और प्रगलन की क्रिया आपकी वात्य भट्टी में होती है। तो यहाँ पर कुल मिला के हमारी पूरी की पूरी धातुकर्म की प्रोसेस खत्म हो गई। प्रोसेस कहाँ पर, यहीं पर खत्म हो गई थी आपकी, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमें पूरी शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। बस ये भट्टियाँ आपकी रह गई थी, वो मैंने आपको करा दी हैं। अब कल आपका जो रहेगा बाकी का, इसमें इस चैप्टर का एक लास्ट जो टॉपिक है वो है आपका संचारण की, जो धातुएं हैं उनकी संचारण की क्या आवश्यकताएं और मिश्र धातु कौन कौन सी हैं, ये आपके 2 टॉपिक इसमें बचे हुए हैं। इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म है। ठीक है, फिर मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्लास की अपडेट आपको मिलती रहेगी और बाकी की जो भी आपकी चीज़ें रहेंगी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।